हमारा उद्देश्य सबूतों के साथ पूज्य बापूजी के केस तथा स्वास्थ्य के विषय में हो रही गड़बड़ियों को सबूतों के साथ उजागर करके गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई और बहन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है। 18 दिसंबर 2021 को पूज्य बापूजी को जोधपुर के एम्स अस्पताल में ले जाया जाता है। वहां पर डॉक्टरों ने पूज्य बापूजी की एमआरआई की रिपोर्ट को देखकर TURP सर्जरी के लिए बोला। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट यानी कि TURP का ऑपरेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है तथा इस ऑपरेशन के बाद क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। हालांकि गद्दार लीगल टीम द्वारा संचालित सोशल मीडिया विभाग के द्वारा 18 दिसंबर 2021 को जारी किए गए संदेश में यह लिखा गया है कि पूज्य बापूजी ने इस ऑपरेशन को करवाने के लिए मना कर दिया है तथा यह भी कहा गया है कि पूज्य बापूजी आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जब पूज्य बापूजी को कोरोना हुआ था तब भी पूज्य बापूजी की मांग आयुर्वेदिक उपचार की ही थी, परंतु फिर भी पूज्य बापूजी को रेमडेसिविर जैसे अनेकों प्राणघातक इंजेक्शंस लगाए गए। खैर इस बार ऐसा ना हो, इसका सभी जागरूक आश्रमवासी तथा साधकों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम TURP के ऑपरेशन के बारे में जानकार डॉक्टरों की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, इस वीडियो के माध्यम से आज हम प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट या BPH की सर्जरी के बारे में जानेंगे कि किन पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत होती है और किन पेशेंट्स में हम सर्जरी अवॉइड करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और क्या क्या सर्जरीज़ अवेलेबल हैं, लेजर सर्जरीज़ क्या होती हैं प्रोस्टेट की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किन पेशेंट में यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि सर्जरी की ज़रूरत है और किस में अपने को मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है। तो अगर किसी पेशेंट की अगर पेशाब बिल्कुल बंद हो जाती है, उनमें कैथेटर पड़ जाता है, तो यूजली आमतौर पर अगर ट्रायल के बाद भी अगर फेल होता है, कैथेटर नहीं निकल पाता, तो सर्जरी ही विकल्प रह जाता है। इसमें दूसरा इंडिकेशन होता है अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है प्रोस्टेट की वजह से, तब सर्जरी करते हैं। अगर ब्लैडर में या पेशाब की थैली में स्टोन बन गया है, तब सर्जरी करते हैं। अगर पेशाब रुकने की वजह से किडनी में सूजन आ रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रहा है, तो ऑपरेशन होता है। बार बार अगर ब्लीडिंग होती है तब ऑपरेशन होता है। या दवाइयाँ अगर कोई पेशेंट नहीं लेना चाहता इसके लिए, या प्रोस्टेट की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पेशाब बच रहा है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दवाइयों के बावजूद भी अगर सिम्टम्स सिवियर हैं, तो फिर हम सर्जरी का डिसीजन लेते हैं। जो सर्जरी का डिसीजन होता है सिर्फ प्रोस्टेट के साइज पे डिपेंड नहीं कर पाता, यह मेनली पेशेंट के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, उसकी बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब और क्या बीमारियां हैं उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि सोनोग्राफी में बड़े बड़े प्रोस्टेट होते हैं, 100 ग्राम, 120 ग्राम, 90 ग्राम, तो भी हम दवाइयाँ चलती रहती हैं क्योंकि उनका फ्लो अच्छा होता है, सिम्टम्स नहीं होता, हम ऑपरेशन ऑफर नहीं करते। कई बार हम 25 और 30 ग्राम के प्रोस्टेट में भी ऑपरेशन करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो प्रोस्टेट का साइज़ ही सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी कुछ पेशेंट्स ग्रुप हैं जिनमें हम सर्जरी बहुत ही ध्यान से करते हैं या सोच समझ करते हैं, जैसे स्पेशली ऐसे पेशेंट जिनको प्रोस्टेट के अलावा और भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, जैसे पार्किंसंस डिसीज़ है, स्ट्रोक हो चुका है, लकवा मार चुका है या स्ट्रिक्चर है, तो उसमें हम यूजली ऑपरेशन बहुत ही केयरफुल इवेल्युएशन के बाद ही प्लान करते हैं। प्रोस्टेट ऑपरेशन के बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यूजली जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है 50 साल के बाद होती है, और यही वह एज ग्रुप है जिसमें बाकी बीमारियां भी होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज़ है, स्ट्रोक, पार्किंसनिज्म। तो ये सारे पेशेंट में ये सारी कोमोर्बिडिटीज़ हो सकती है। तो जब भी हम ऑपरेशन का प्लान करते हैं तो इनका डिटेल्ड वर्कअप, फिजिशियन फिटनेस लेना होता है और ये देखना होता है कि मरीज ऑपरेशन के लिए फ़िट है कि नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। तो अब इस पे आएंगे कि हम प्रोस्टेट की सर्जरी होती कैसे है। तो प्रोस्टेट की सर्जरी यूजली दो तरीके से की जा सकती है। पहला तो ओपन विधि द्वारा होता है जिसमें पेशेंट के पेट में चीरा लगता है। दूसरा दूरबीन की विधि द्वारा होता है जिसमें हम पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं और प्रोस्टेट को अंदर ही अंदर उसको निकाल देते हैं और पेशाब का रास्ता खुल जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा यूरिन पास होता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, जो नॉर्मल प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की सर्जरी होती है
और एक जो प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी होती है, दोनों ही अलग अलग होती है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। प्रोस्टेट सिर्फ अंदर ही अंदर निकाला जाता है, बाहर का खोल या बाहर की परत रह जाती है, ठीक है। और इसमें ओपन सर्जरी आजकल बहुत ही कम हो गई है। आज हमने पिछले 10 साल में कोई भी ओपन सर्जरी नहीं की, सारी दूरबीन द्वारा या लेज़र पद्धति द्वारा ही की गई है। बट फिर भी जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है या बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट है, 200 ग्राम या 250 ग्राम से ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट है, तो रेयरली इस सिचुएशन में ओपन विधि द्वारा भी सर्जरी की जा सकती है। अब मैं आऊँगा दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी के बारे में। इसमें इंडिया में मेनली 2 तरीके की सर्जरी होती है। एक कन्वेंशनल TURP सर्जरी होती है और दूसरा होता है लेज़र पद्धति द्वारा सर्जरी होती है। कन्वेंशनल TURP सर्जरी और ये लेज़र सर्जरी दोनों में ही पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेट को निकालने का तरीका, मतलब काटने का तरीका अलग अलग होता है। TURP टेक्निक में यूजली इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जिससे हम प्रोस्टेट को छोटे छोटे पीसेस में काट के बाहर निकालते हैं और अंदर ही अंदर उसको कोर आउट कर देते हैं, जिससे पेशाब का रास्ता खुल जाता है। और जबकि पीसेस करके मॉस्लेशन के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। बाहरी रूप से दोनों टेक्निक सेम ही लगती हैं, बट ये है कि लेज़र टेक्निक में यूजली ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं, पेशाब की नली जल्दी निकल जाती है और पेशेंट की रिकवरी फास्टर। तो देखा आपने कि पूज्य बापूजी कितनी गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। एक तरफ तो पूज्य बापूजी को चंद गद्दारों ने अपने षड्यंत्र के चलते एक झूठे केस में आमरण कारावास की सजा करा दी, और अब पूज्य बापूजी को 10 से अधिक प्राणघातक बीमारियां होने के बावजूद उचित आयुर्वेदिक इलाज नहीं दिलाया जा रहा है। अगर कोई साधक अपने वकीलों की टीम को लेकर सच्चे मन से पूज्य बापूजी को उचित आयुर्वेदिक उपचार दिलाने की कोशिश करते हैं, तो उन साधकों तथा उनके द्वारा भेजे गए आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे वैद्य रत्नम डॉक्टर राघवन जी आदि पर तरह तरह के बेबुनियाद तथा झूठे आरोप लगाकर पूज्य बापूजी के केस से दूर कर दिया जाता है, और साधकों का ध्यान पूज्य बापूजी के केस तथा स्वास्थ्य के विषय से भटकाने के लिए कभी ऋषि प्रसाद ज्ञान प्रतियोगिता, तो कभी दिवाली शिविर, कभी तुलसी पूजन आदि चलाकर साधकों को पूज्य बापूजी के बिना जीने की कला सिखाई जा रही है। हमारा इन सभी आयोजनों तथा सेवाओं से कोई विरोध नहीं है, परंतु सभी साधक तथा सच्चे आश्रमवासी भाई यह बात खुद सोचें कि आज के समय में पूज्य बापूजी के केस को सही तरीके से लड़कर उनकी ससम्मान रिहाई कराना तथा पूज्य बापूजी को उचित आयुर्वेदिक इलाज दिलवाने की सेवा से बढ़कर कोई सेवा हो सकती है क्या? जब धर्मयुद्ध चल रहा होता है तो केवल एक ही सेवा तथा एक ही तीर्थ स्थान रह जाता है, और वो है रणभूमि। और इस रणभूमि में धर्म की जीत के लिए सभी को एकजुट होकर आगे बढ़कर अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह तो खुद श्री कृष्ण भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी को महाभारत के युद्ध के दौरान बोली है। आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। हे दाऊ, ये न भूलिए कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों इस धर्म युद्ध का निमंत्रण लेकर आपके पास आए थे, तो आपने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था। आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे दाऊ, तीर्थ यात्रा पर। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होने जा रहा हो, तब केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है दाऊ, केवल एक तीर्थ स्थान, रणभूमि। और जिस तरह से पूज्य बापूजी का केस लड़ा जा रहा है, ऐसे में पूज्य बापूजी के आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। और अब तो पूज्य बापूजी को जेल से बाहर उचित आयुर्वेदिक इलाज दिलाने वाली याचिका को भी इस होनहार लीगल टीम के अनपढ़ मुखिया ने अपने षड्यंत्र के तहत सफलतापूर्वक रोक दिया है। हम तो बस तथ्यों सहित आपके सामने अपनी बात को रख सकते हैं। हमारी हालत खुद भगवान श्री कृष्ण की जुबानी सुनिए। जो होने जा रहा है उसे रोकना मेरे वश में भी नहीं है, क्योंकि किसी के कर्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं समझा सकता था, मैंने समझाया भी, किंतु जिन्हें समझा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए हे महात्मा, जो हो रहा है उसे देखिए और सहन कीजिए।